नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। देखिए कि संख्या मैंने बताया बहुत बड़ी संख्या है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान लगभग 106 पाए जा रहे हैं और इसी तरह अगर हम लोग देखें तो जो अभ्यारण्य हैं उनकी भी संख्या बहुत अधिक है, लगभग 564 के आसपास है। तो ये तो जो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क की जो लिस्ट होगी वो हम तो आपको उपलब्ध करा देंगे, वो आपके पास मैटर में रहेगी, वहीं आप पढ़ लेंगे। पर मेन बेसिक ये होता है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों में अंतर क्या है। इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पुराना है, कौन नया, इस पर भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। मेन इनके बेसिक अंतर पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे 1927 के एक्ट के थ्रू 3 तरह के वन थे, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन में तो बायोस्फीयर रीजन बनते थे और संरक्षित वन में प्रायः नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की जाती है। ये हम लोग समझते हैं। दूसरा स्टेप में हम लोग आते हैं कि जो 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, तो उसी के तहत ही आपका नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान इन सब की घोषणाएं की जाती हैं। उसी के साथ अभ्यारण्य की भी घोषणाएं की जाती हैं। वो तो वन का प्रकार था, लेकिन ये नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान सब की घोषणाएं जो है 1972 के एक्ट के बाद, जो 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसी के तहत जो है आपका नेशनल पार्क और राष्ट्रीय आपका इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य, सेंचुरीज, इन सब की जो है घोषणाएँ की जाती हैं। तो ये हम लोग देखेंगे आखिर दोनों में बेसिक अंतर क्या है, इसको समझेंगे। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और नेशनल पार्क दोनों और अभ्यारण्य दोनों में बेसिक अंतर क्या है। जो हम लोग समझें तो समझें, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो प्रायः जो है इनकी घोषणाएं राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे आपका नेशनल पार्क हो, वो चाहे अभ्यारण्य हो, दोनों घोषणाएं सरकारों के द्वारा की जाती हैं। पर जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो पूर्णतः सरकार के अधीन होता है और जो अभ्यारण्य होता है वो सरकार सार्वजनिक भी हो सकता है और निजी क्षेत्र का भी हो सकता है। ये हम लोग देख लेते हैं। जो उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वो स्पेशली आपका अगर हम लोग देखें तो हैबिटेट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, यानी कि आवास आधारित संकल्पना है। वहाँ पर यह कि प्राकृतिक रूप से जो भी वहाँ का भूदृश्य हो, मतलब कि जो भी क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र घोषित है वहाँ का जो भी लैंडस्केप हो, जो भी वहाँ का भूदृश्य, चाहे वहाँ पर्वत हो, पहाड़ियाँ हों, नदियाँ हों, जंगल हों, उनमें पाए जाने वाले जीव जंतु हों, वहाँ पाई जाने वाली झीलें हों, वहाँ कोई ऐतिहासिक विरासत, हमारी जो भी हमारा ये ऐतिहासिक विरासत या आपका स्थल हो, उन सब को संरक्षित करना और लोगों को उनके प्रति जो है संरक्षण के प्रति लोग शिक्षा देना, वहाँ प्रशिक्षण देना, ये सब नेशनल पार्क में होता है। अभ्यारण्य जो होता है वो प्रायः अगर हम लोग देखें तो वो किसी विशिष्ट प्रजाति के जीव जंतु या वनस्पति के केवल जो है संरक्षण पर ही बल देता है, वो आवास आधारित संकल्पना नहीं है। तो नेशनल पार्क अगर देखा जाए तो एक आवास आधारित संकल्पना है और जो हमारा अभ्यारण्य है वो केवल प्रजाति आधारित संरचना है। क्योंकि अगर आवास आधारित हो जाएगा तो सभी प्रकार के जीव जंतु उसके अंतर्गत आ जाएंगे और आपका अगर हम देखें तो जो अभ्यारण्य होता है उसमें कोई विशिष्ट प्रजाति के जीव का प्रायः जो है, ऐसा नहीं है लेकिन प्रायः विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु जो संकटग्रस्त हों, जिनको कोई संकट हो या कुछ, उन सब का जो है बचाव और राहत, ये सारे कार्य किए जाते हैं अभ्यारण्य के अंतर्गत। दोनों घोषणाएं राज्य सरकार करती है, लेकिन इनकी सीमाओं में परिवर्तन करने की बात होती है तो एक विधानमंडल में संकल्प पारित करके हम लोग उसके परिवर्तन कर देते हैं। अगर कभी अगर एक व्यक्ति हैं, आपका जो ज़मीन है मान लीजिए वो राष्ट्रीय उद्यान के एरिया में आ गई है, तो उस कंडीशन पे राष्ट्रीय उद्यान में आपको वो ज़मीन का पूर्णतः मुआवजा दे दिया जाएगा। आपको ज़मीन का जो भी पैसा देकर आपको वहाँ से एकदम अलग करके उस सरकार के अधीन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अभ्यारण्य है तो हो सकता है कुछ नियम या कॉन्ट्रैक्ट करके आपके साथ अनुबंध करके आपकी ज़मीन पर आपका मालिकाना हक बना भी रह सकता है। ये भी हो सकता है। बेसिक जो अंतर होते हैं, राष्ट्रीय पार्क होते हैं थोड़ा एरिया में बड़े होते हैं, बहुत संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। बहुत सुरक्षित क्षेत्र भी होते हैं और जो अभ्यारण्य होते हैं वो थोड़ा कम बड़े होते हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण के अलावा मनोरंजन, आनंददायी गतिविधियाँ, अगर आप नेशनल पार्क में जाते होंगे देखिए वहाँ पर आपको रुकने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं होती हैं, ये सब हो जाता है। अभ्यारण्य में प्रायः ऐसी सुविधाएँ आपको कम देखने को मिलती हैं। राष्ट्रीय उद्यान लंबे समय के लिए खुलते हैं, अभ्यारण्य आपके कम समय, किसी विशेष प्रजाति के लिए हो सकता है वो जब उस प्रजाति खास महीने में है तभी वो खुले, लगभग नहीं तो बंद रहते हैं। सीमित समय के लिए, सीमित घंटों के लिए वो खुलते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये कुछ बहुत बेसिक कई अंतर होते हैं, उन अंतरों को हम लोग देखेंगे और ये कभी सवाल पूछा भी जा सकता है।
कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर है, इंटरव्यू में पूछा सकता है आपका। इसके अलावा मेंस में पूछा सकता है, वो आप बता सकते हैं। और इन सब के अलावा फिर कुछ महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य होंगे उसकी लिस्ट आपको मैटर में मिल जाएगी, क्योंकि वो 106 और 564 लिखाने की जरूरत नहीं है, वो बाकायदे पूरा आपका लिस्ट वहाँ पर मैटर में, उसको आप एक बार देख लेंगे, आप समझ लेंगे सवाल कैसे बनते हैं, इस चीज़ को आप देख लेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर। तो देखिए भाई, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, पहला अंतर देखिए, जो अंतर है ये आवास आधारित संकल्पना, सब मैटर में आवास आधारित संकल्पना, ये जो है प्रजाति आधारित संकल्पना है। मतलब आवास मतलब कि इसमें जो है प्रायः जो जीव जंतु हैं या जो भी चीज़ें, उनके लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता है, और यहाँ पर जो प्रजाति है उसकी रक्षा पर बल दिया जाता है। दोनों में अंतर है। ये प्रजाति की रक्षा, उसका वह शिकार ना हो या उसकी दुर्लभता या उस पर कोई संकट, उसकी रक्षा, यानी कि ये प्रजाति आधारित संकल्पना है संरक्षण के दृष्टिकोण से, यानी प्रजाति की संरक्षण करना इसका उद्देश्य होता है। और इनका उद्देश्य होता है वहाँ जो आवास है, जहाँ पर जीव जंतु वनस्पतियाँ ये सब रहते हैं, उस पूरे आवास को संरक्षित करना। तो ये थोड़ा बृहद संकल्पना हो जाती है, थोड़ा उसके कॉन्सेप्ट में, यानी कि आवास आधारित संकल्पना है, ये प्रजाति आधारित संकल्पना हो जाए, जो समझिए। यानी कि अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वन्य जीवों के लिए देखिए, समझिए बात को आगे, अंतर क्या है। वन्य जीवों के लिए सुरक्षित आवास के संरक्षण, आवास का संरक्षण करना, ये मेन उद्देश्य है, लेकिन उनके लिए सुरक्षित आवास रहे। और यहाँ पर क्या करें, वन्य जीवों की सुरक्षा, दोनों में अंतर जाएगा। वन्य जीवों, वनस्पतियों, इनकी सुरक्षा करना। अब इनकी सुरक्षा करना, देखिए इनमें इन जीवों की सुरक्षा करना है, और यहाँ पर जीवों के लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना, और उस आवास का संरक्षण करना, वहाँ कोई कमी ना आए, वहाँ पर आवास में कोई समस्या न उत्पन्न हो, यानी कि वहाँ के जल पे, वहाँ के मिट्टी पे, वहाँ के वायु पे, इस सब में कोई संकट ना आए, यानी जो प्राकृतिक परिवेश है वो सुरक्षित रहे। यहाँ पर प्राकृतिक जो परिवेश है, वहाँ की नदियाँ, वहाँ झील, वहाँ पे जो मिट्टी, वहाँ के जंगल, वो सब सुरक्षित रहे, उनमें कोई संकट ना आए, यहाँ पर उद्देश्य दिया जाता है। यहाँ पर वन्य जीवों वनस्पतियों जो संकटग्रस्त है, जो दुर्लभतम है, जो लुप्त प्राय हैं, प्राय उन पर जो है बल दिया जाता है। बेसिक अंतर है जो हम लोगों ने पहला अंतर आपको देखा, ये पहला अंतर। दूसरा देख लीजिए, इसमें सभी प्रकार के, अगला, सभी प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण जब आवास की बात हो जाएगी, तो जब पूरे आवास को आप संरक्षण करने की बात हो जाएगी, तो वहाँ जो भी जीव जंतु भी रहेंगे विभिन्न प्रकार के, उस सभी का संरक्षण यहाँ हो जाएगा। और प्रायः यहाँ पर किसी विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण। तो ये बेसिक कुछ अंतर हैं, यहाँ भी सब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी अभ्यारण्य जो होते हैं वो किसी विशिष्ट प्रजाति के आरक्षण के लिए भी होते हैं। विशेष प्रकार के जानवर जो भी होंगे उनके संरक्षण के लिए हो सकते हैं। विशिष्ट प्रजाति के जीवों का संरक्षण यहाँ हो जाता है। तो दूसरा अंतर देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर किसी विशिष्ट प्रकार के जीवों का संरक्षण हो जाएगा, यहाँ पर सभी प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण रहेगा। दूसरा अंतर अगला हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका है राष्ट्रीय आवास, यहाँ पर मानवीय गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, प्रतिबंधित होती हैं, ये समझिए।
यहाँ कोई भी मानवीय गतिविधि होगी वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। मानवीय गतिविधि मानव के द्वारा वहाँ पर आवास बनाना, पेड़ों को काटना, वनों को चराना, ये जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं वो नेशनल पार्क में प्रायः जो है प्रतिबंधित होती हैं। और अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो मानवीय गतिविधियों को आंशिक अनुमति होती है, यहाँ पर मानवीय गतिविधि को आंशिक अनुमति, आंशिक अनुमति की बात कहेंगे तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम लोग देखें तो मानवीय गतिविधियों में अगर हम लोग देखें जो स्थानीय निवासी हैं, देखिए अब कैसे हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, जो भी स्थानीय उस वहाँ पे जंगल में लोग रहने वाले हैं, जो अभयारण्य स्थानीय लोग या जो निवासी हैं, वो इनमें वन उत्पाद इकट्ठा करना है। वनों से जो भी उत्पाद मिलता है, अगर मान लीजिए महुआ है तो महुआ गिरता है, जो भी होगा, तो वनों का उत्पाद वन उत्पाद एकत्रित करना, वनों की कटाई, कुछ लकड़ी, कुछ उसमें जानवरों की चराई, ये देखिए यहाँ तक कि किनारे पर आवासीय, ये यहाँ तक कि स्थानीय लोगों की निजी भूमि भी यहाँ बनी रहती है। निजी भूमि के साथ अनुबंध, कई बार अभयारण्य में निजी जो आदमी उसके साथ अनुबंध करके उसकी भूमि उसी पास रहने देते हैं, यद्यपि अभयारण्य के काम में आती है। लेकिन यहाँ पर मानवीय गतिविधियों को आंशिक अनुमति होती है। देख लीजिए आप लोग देख रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को वन उत्पाद इकट्ठा करना, वृक्ष व घासों की सीमित कटाई, जमीन का निजीकरण जैसी छूटें यहाँ पर बनी रहती हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो मानवीय गतिविधियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित है। न यहाँ पर आप जाके शिकार कर सकते हैं, न यहाँ पर आप वनों की कटाई कर सकते हैं, न चराई कर सकते हैं, न कोई मानवीय अधिवास बना सकते हैं। वहाँ पर सब कुछ मानवीय अधिवास भी है, आवास भी है, यहाँ पर सब कुछ पूरा प्रतिबंधित होगा। तो पूछा गया था कि ये जबकि अभयारण्य में भी, ये बायोस्फीयर रीजन में भी मानवीय गतिविधियाँ सीमित, हमें बताया था बफर जोन में और आपका संक्रमण जोन में। क्योंकि नेशनल पार्क में मानवीय गतिविधियाँ पूरी तरह से नियंत्रित होती है, प्रतिबंधित होती हैं। तीसरा अंतर हमारा देखिए ये हो जाएगा। तो ये सब अंतर को हमको पढ़ना है, मेन हमको यही चीज़ जाननी है। उसके बाद तो लिस्ट है वो तो मैं आपको दे ही दूंगा, तो उसमें कभी कोई सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा। आगे और कुछ अंतर हम लोग बेसिक देखते हैं। देखिए जो अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये सरकार के अधीन होता है, सरकार के अधीन, यानी कि जो अभयारण्य होगा वो पूर्णतः सरकार के अधीन होगा। और इसमें अगर हम लोग देखें, चौथा अंतर देख लीजिए, हम लोग देख रहे हैं इसमें निजी या सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सरकारी भी हो सकता है और निजी क्षेत्र का अधिकार हो सकता है। तो ये देखिए बहुत बड़ा अंतर है। ये पूर्णतः सरकार के अधीन होता है और इसमें अगर हम लोग देखें तो ये निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का इस पर अधिकार हो सकता है, निजी क्षेत्र का भी हो सकता है, ये देख ले रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें इन सबके अलावा और अंतर, जो बेसिक अंतर अगर हम लोग आगे देखें, ये जो नेशनल पार्क होते हैं, ये प्रायः क्षेत्रफल में बड़े और संरक्षित क्षेत्र होते हैं, संरक्षित क्षेत्र होते हैं। और ये जो होते हैं प्रायः कंपैरेटिव, मतलब क्षेत्रफल में, अब ये नहीं कि क्षेत्रफल में छोटे एवं आपका ये भी संरक्षित क्षेत्र होते हैं लेकिन कम, क्षेत्रफल में बड़े और अधिक संरक्षित होते हैं। देखिए हम लोग सुरक्षित करिए, सुरक्षित अधिक सुरक्षित, ये संरक्षित तो अलग बात है, ये कम सुरक्षित क्षेत्र होते हैं। ये अब बेसिक एक अंतर ये हो जाएगा। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य नहीं बना सकते, लेकिन अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में घोषणा कर सकते। अभी कोई स्थल अभी अभयारण्य है, कुछ दिन बाद वो राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कर दी जाएगी। तो आप देखते होंगे पहले दो अभयारण्य था, बाद में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इस तरह अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय उद्यान को
राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं कर सकते, अभ्यारण्य घोषित नहीं कर सकते। अगर राष्ट्रीय उद्यान कोई घोषित हो गया तो फिर राष्ट्रीय उद्यान ही घोषित रहेगा। और इसमें क्या होगा कि अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तन किया सकते हैं, अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है। ये देख लीजिए, एक अंतर आपका ये हो जाएगा जो हम लोगों ने देखा कि आपस में इनको घोषित किया जा सकता है। अब आप देखिए कि जो नेशनल पार्क होते हैं, देखिए राष्ट्रीय उद्यान में मुख्यतः देखिए जो भूदृश्य है, भूदृश्यों का, अब भूदृश्य में मतलब वहाँ पर पर्वत, वहाँ पहाड़ी, वहाँ नदियाँ, वहाँ झील, वहाँ जंगल, भूदृश्यों का प्राकृतिक दशाओं का ऐतिहासिक एवं विरासत स्थलों या प्रतीकों का संरक्षण किया जाता है। मुख्यतः राष्ट्रीय उद्यान में भूदृश्य का, वहाँ भी कोई ऐतिहासिक विरासत वाला कोई हमारा प्रतीक है या कोई स्थल है या कोई हमारी ऐसी कोई नदी है या कोई हमारा ऐसा कोई मंदिर है या कोई ऐसा पेड़ है, कुछ भी ऐसा लोग होता है, ये है प्राकृतिक दशाएं, वहाँ जो भी हैं उन सबका संरक्षण किया जाता है। और अगर वहाँ देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ मुख्यतः जानवरों, सरीसृपों, पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। तो ये एक बेसिक मतलब अंतर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान में ना केवल वहाँ के प्राकृतिक आवास, जबकि अगर वहाँ कोई ऐतिहासिक या विरासत प्रतीक है या स्थल है, उसके भी संरक्षण पर बल दिया जाता है। वहाँ पर मुख्यतः जानवरों को, खासकर हम लोग जानवरों को, सरीसृपों को, पक्षियों की, इनके संरक्षण यानी प्रजाति आधारित संकल्पना है। और ये आवास आधारित को थोड़ा और उन्होंने बढ़ा के बता दिया। ये देखिए हमारे अंतर हो गए, लगभग 7 अंतर हो गए, कुछ और भी देख लेते हैं। तो इस तरह देखिए, इससे आपको एक आइडिया बन जाएगा दोनों के बारे में। कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है। इन सब के अलावा आप और देखिए क्या डिफरेंट है सब में। ये देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग देखें कि ये जो केंद्र सरकार और देखिए राज्य भर जो भी सरकारें हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान, जाने रहिए, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, ये तो कॉमन दोनों के लिए है। अभ्यारण्य की घोषणा की किसको राष्ट्रीय की घोषणा राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार मतलब सरकार करती है, राज्य सरकार तो जहाँ की भी सरकार होगी सरकार करती है कौन सा स्थल राष्ट्रीय उद्यान होगा या अभ्यारण्य होगा, इसकी घोषणा सरकार करती है, परंतु अगर उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, ध्यान रखिए, परंतु यदि राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, यदि इनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है, ध्यान रखिएगा, तो जो विधानमंडल होगा उस पर एक संकल्प पास किया जाएगा सीमाओं में परिवर्तन का। तो वैसे अगर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होता है तो एक विधानमंडल में प्रस्ताव पास, तो वैसे ही अगर हम नेशनल पार्क या अभ्यारण्य की सीमाओं में आज इतना एरिया उसका सीमा बढ़ाना है मान लीजिए, तो एक राज्य मतलब जो विधानमंडल में एक संकल्प पारित किया जाएगा। तो कहीं देखिए कि सीमा परिवर्तन करना है तो विधानमंडल में संकल्प पारित करके किया जाता है। ये भी एक बेसिक अंतर नहीं है, दोनों में कॉमन है, लेकिन आप जाने रहिए
अब हम लोग अगला पॉइंट नंबर देखते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए आप व्यक्ति हैं, आपकी ज़मीन नेशनल पार्क में आ गई, मान लीजिए आपकी ज़मीन है, सीमाओं में परिवर्तन हुआ, विस्तार हुआ, आपकी ज़मीन नेशनल पार्क में आ गई, तो आपको ज़मीन को सरकार को देना ही होगा, आपको मुआवजा मिलेगा, ज़मीन से आपका मालिकाना हक हट जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, अभ्यारण्य में अगर आपकी सरकार ज़मीन अभ्यारण्य में आ जाती है तो हो सकता है कुछ नियमों के आधार पर आपको उनके साथ अनुबंध हो जाए कुछ साल विशेष के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ अनुबंध हो सकता है। यहाँ तो केवल मुआवजा मिलेगा, वहाँ जहाँ ज़मीन का मालिकाना हक होगा, यहाँ नहीं होगा। तो ये अंतर नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में यदि किसी की निजी भूमि आ जाती है तो उसे सरकार द्वारा मुआवजा, वही पैसा या मुआवजा देकर जमीन पर सरकार का अधिकार हो जाता है, सरकार का अधिकार हो जाता है। ये देखिए, अधिकार हो जाता है राष्ट्र नेशनल। और इस अभ्यारण्य में क्या है देख लीजिए भाई, यदि अभ्यारण्य क्षेत्र में जमीन आ गई, यदि अभ्यारण्य क्षेत्र में निजी जमीन आ गई, निजी जमीन आ गई तो देखिएगा कुछ नियम के आधार पर, ठीक है, जमीन मालिक से समझौता पत्र, कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। समझिए बात को, तो यहाँ पर समझौता कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, वहाँ पर तो आपको ज़मीन सरकार को देना ही देना होगा। बेसिक देखिए अंतर है, इस चीज़ को हम लोग देख ले रहे हैं। ये है, आगे देखिए 9 के बाद हम लोग अगर देखें, ये अंतर देखिए हमारे हो गए। दस देखें, राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमाएं होती हैं, सुनिएगा कि सीमाएं अधिक परिभाषित एवं स्पष्ट होती हैं, अधिक परिभाषित एवं स्पष्ट होती है। ये देखिए यहाँ 10, मतलब यहाँ राष्ट्रीय जो सीमाएं होंगी वो अधिक परिभाषित और स्पष्ट होंगी, कहाँ कहाँ तक हैं। यहाँ पर है क्या है आपका अभ्यारण्य की सीमा, ऐसा नहीं यहाँ भी, लेकिन कंपेयर कर रहे हैं ना, अभ्यारण्य की सीमाएं कम परिभाषित या कम स्पष्ट होती हैं, कम परिभाषित एवं कम स्पष्ट होती है। तो ये एक अंतर होती है। आगे देखिए 11 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान में प्रायः जो है अधिक लोगों का आवागमन अधिक होता है। अब आवागमन मतलब जो लोग यहाँ पर जाते हैं, जैसे आप लोग दुधवा नेशनल पार्क जाते होंगे तो ज़्यादा जाएंगे क्योंकि वो अधिक समय के लिए खुलता है, और ये जो है अभ्यारण्य जो है वो कुछ घंटों के लिए खुलता है, तो वहाँ पर लोगों का आवागमन कम होता है। तो एक अंतर ये भी हो सकता है कि भाई आपका आगंतुक जो होते हैं, ये देखिए आपका राष्ट्रीय उद्यान में आगंतुकों की संख्या अधिक होती है, और देखिए 2 बातें यहाँ जो आगंतुक आएंगे तो 2 बातों में, एक तो पहली बात है तो मनोरंजन, यहाँ लोगों को मनोरंजन एवं आनंद मय स्थित, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्राकृतिक परिवेश का संरक्षण किया गया है। तो आप जाएंगे तो आपको विविध प्रकार के पेड़ पौधे, फूल, वनस्पति, नदियाँ, सबको पूरे प्राकृतिक आवास को सुरक्षित, पूरे प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर आपको मनोरंजन और आनंददायी स्थिति देखने को मिलेगी। तो लोगों के मन में पर्यावरण के संरक्षण
के प्रति जागरूकता भी यहाँ का संकल्पना है कि आप आइए देखिए और ये समझ में आना चाहिए आपको कि क्यों पर्यावरण के संरक्षण अनिवार्य है। इसलिए लोगों के मन में यहाँ पर मनोरंजन के साथ साथ पर्यावरण के प्रति, ये देखिए, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, संरक्षण की भावना, संरक्षण की भावना का भी विकास। देखिए ये भी बहुत बड़ा बल दिया जाता है। यहाँ पर जो लोग अधिक आते हैं तो उनके प्रति ये भी रहता है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, लोग पर्यावरण के प्रति जवाबदेह हों, अधिक जिम्मेदार हों और लोगों के मन में उनके प्रति संरक्षण की भावना आए। इन सबको भी यहाँ पर बल दिया जाता है। इन सबकी भी भावना है कि नेशनल पार्क का उद्देश्य ये था कि लोगों को पर्यावरण के प्रति यहाँ पे आने के बाद भावना विकसित हो, पर्यावरण प्रति उनके मन में जागरूकता आए, संरक्षण की भावना आए, ये चीज़ें आए। और यहाँ पर मैंने कहा देखिए आपका 11 नंबर पे, यहाँ पर आगंतुकों के लिए समय के निश्चित घंटे तय होने के कारण हाँ, संख्या कम होती है, मतलब संख्या कम होती है और ऐसी कोई भावना नहीं होती है कि यहाँ लोग आके इस तरह से। तो लेकिन नेशनल पार्क का उद्देश्य है, उसके पीछे थीम यही है कि लोग आए, यहाँ पर आए, घूमें, देखें, जंगल के प्रति जागरूक हो, उनके मन में संरक्षण की भावना आए, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी, इस बात का एहसास हो, लोग इसको देखें कैसे ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये सब चीज़ें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर प्रशिक्षण की भी बात देखिए होती है। यहाँ पर प्रशिक्षण, ये सब नेशनल पार्क में मिलेगा, ये सब अभयारण्य में देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए अंतर हो जाएगा। तो बेसिक कुछ अंतर देखिए आप जाने रहेंगे तो आप इनको आसानी से आगे चलकर जब कभी इंटरव्यू की बात हो या मेंस में लिखने की बात हो तो आप इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। और देखते हैं क्या क्या अंतर हो सकता है। ठीक, ये हम लोगों ने देख लिया। अब एक तो ये होता है कि जो हमने देखा कि जैसे देखिए जो हमारा नेशनल पार्क होता है तो यह प्राय हमें एक अवसर प्रदान करता है, जो हम लोगों ने ये चीज़ भी देख लिया है कि हम बहुत करीब से जाकर प्राकृतिक सुंदरता को, वन्य की जीवन को, वहाँ के सांस्कृतिक और विरासत को, इन सबको जाके देख सकें। जबकि जो हमको वन्य जीव अभयारण्य होता है देखिएगा, इसमें प्राय हम लोग दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों को हमको देखने का मौका मिलता है नज़दीक से। तो यहाँ पर हम प्राकृतिक वहाँ का सुंदरता उस पर नहीं, यहाँ जो दुर्लभ हैं तो देखिए वहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन को देखने का अवसर मिलता है, वही चीज़ें घुमा के देखिए लिखी जाती है, कोई वो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप यहाँ पर दुर्लभ संकटग्रस्त जीवों को करीब से देखने का मौका, तो ये बताना चाहता है अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ प्राय आपको जो भी दुर्लभ जीव जंतु वनस्पति उनको देखने का मौका मिलता है, और यहाँ पर नेचुरली प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन, ठीक है ना, उन सबको देखने का मौका मिलता है। ये अंतर हो जा रहा है देखिएगा आपको। तो ये देखिए बेसिक अंतर मैंने आपको ये दो चार पांच अंतर से देखिएगा वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें जैसे देखिए हम लोग देखें, देखिए सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, देखिए हेली राष्ट्रीय उद्यान था देखिएगा, जिसे 1936 में जिम कॉर्बेट पार्क नाम दे दिया गया।
तो आज के बाद अगर कोई पूछे आपका भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन होगा, तो आप अगर हेली राष्ट्रीय उद्यान लिखा रहे या जिम कॉर्बेट लिखा रहे, यानी एक ही बात है, जिम कॉर्बेट पार्क या हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे अगर हम लोग देखें इसमें सबसे पुराना अभ्यारण्य, ये देखिए अभ्यारण्य, ये वेदांतगल है, वेदांतगल अभ्यारण्य, ये देखिएगा ये तमिलनाडु में है। तो सबसे पुराना अभ्यारण्य पूछे तो वेदांतगल, और ये उत्तराखंड के, ये उत्तराखंड में है, देखिएगा भाई उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में। तो भारत सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पूछे आज के बाद, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप कह देंगे अंतर में ही भारत सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम हेली राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट पार्क है। और सबसे पुराना अभ्यारण्य पूछे तो वेदांतगल हो जाएगा। ये एक अंतर के रूप में हम लोग इनको देख सकते हैं। ये अंतर अपने आप से बना दिए जाते हैं, आपको बनाना 10-15 अंतर। देखिए और देखिए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये देखिए, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये दो। सबसे बड़ा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिएगा, ये लेह में है, लेह लद्दाख में। और सबसे छोटा है साउथ बटन, ये अंडमान निकोबार में है। ये लगभग अगर हम लोग देखें तो 5.19 किलोमीटर क्षेत्रफल में है, और ये लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कोई आज के बाद पूछे तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लेह जनपद में है, लद्दाख क्षेत्र के लेह क्षेत्र में है। तो यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में, उसका नाम है साउथ बटन। और अगर हम लोग यहाँ देखें, देख लीजिए अभ्यारण्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ये देखिएगा, तो उसका नाम है जंगली गधा। देखिएगा जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है उसका नाम है भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। ये देखिएगा ये गुजरात में सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा अभ्यारण्य, तो ये राला मंडल है। ये देखिएगा ये लगभग 5 किलोमीटर एरिया में है और इंदौर में है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा जो है वो राला मंडल है अभ्यारण्य। सबसे बड़ा कौन है? भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताया, सबसे छोटा देख लिया, ये हम लोगों ने देख लिया। इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें और अंतर में, आप कह देंगे राष्ट्रीय उद्यान की संख्या, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है, जबकि अभ्यारण्य की संख्या पूछा जाता है, अभ्यारण्य की संख्या अगर हम लोग देखिए तो ये लगभग जो है 562 है। ये हम लोग देख ले रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है देखिएगा, कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.35%, और वो अगर हम लोग देखें तो 3.73%। तो ये लगभग 3.73% क्षेत्रफल का कवर करता है। तो ये 1.35% लगभग कवर करता है, वो लगभग देखिएगा आपका 3.7 लगभग अगर हम लोग देखा जाए तो 3 गुने के आसपास मोटा मोटा वो आसपास है। अब आगे देखिए सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, अगला सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में। ये पूछा गया है कई बार, मध्य प्रदेश में 10 देखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। और यहाँ पर हम लोग अंतर देखें, सर्वाधिक अभ्यारण्य, सर्वाधिक अभ्यारण्य देखिएगा अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में।
लगभग 97। तो आप सोच सकते हैं सर्वाधिक पूछे आजकल सर्वाधिक के अभ्यारण्य कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आजकल कह देंगे आप लोग सर्वाधिक के अभ्यारण्य अंडमान निकोबार में 97। सबसे अधिक नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में। कुल कितनी संख्या में 106, वो कितने हैं 562। तो ये जो 106 562 है, मैं इसकी लिस्ट आपको दे दूंगा इसी बुकलेट के बाद, तो आप आसानी से अंतर पढ़िएगा, उसको लिस्ट पढ़ लीजिएगा और कौन किस राज्य में अपने आप देख लेंगे तो आसानी से सवाल हो जाएगा। लगभग 1.35% बदलता रहता है, एरिया बढ़ेगा तो ये बदल जाएगा, वो भी तो परसेंटेज बहुत ध्यान नहीं देना, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि लगभग 1.5% के नीचे ये है, 4% के नीचे वो, तो उससे कम से कम आप एक गेस कर सकते हैं कि परसेंटेज के आसपास ये जो है वन अभ्यारण्य का परसेंटेज है। तो ये देखिए बेसिक अंतर जो मुझको आपको राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में बताना था वो हम लोगों ने देख लिया। एक एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आप लगभग समझ गए हैं, वो जान चुके हैं, इस पे जो भी सवाल हो। बाकी 8-10 ऐसे अभ्यारण्य हैं देखिएगा जो किसी विशिष्ट प्रजाति के संरक्षण के लिए फेमस हैं, तो मैं वो केवल आपको नाम बता दे रहा हूँ, उस पर कभी सवाल डायरेक्ट पूछे तो गलत ना हो। उसके बाद 106 562 की लिस्ट आपको मिल जाएगी, उससे आप आसानी से आप देख लेंगे और जब हवा सवाल हल करेंगे बड़ा आसान है। सर कौन किस राज्य में, यही पूछा जाता है, क्योंकि बेसिक मैंने बड़ा छोटा पहला ये सब मैंने आपको बता ही दिया। संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, कहाँ पर क्या, ये हम लोग जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं तो सब हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। और ये कुछ हम लोग विशेष अभ्यारण्य का नाम देखेंगे। अभ्यारण्य 2 4 10 ऐसे हैं देखिएगा, और किसी का जो प्रजाति जो संरक्षण है आपका, जिसका संरक्षण हो रहा है, उसमें कभी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है आपसे, तो अगर सवाल आता है तो उसका आप जवाब दे दीजिए। जैसे कच्छ का जो रण है, कच्छ का छोटा रण जो लिटिल रन है देखिएगा, ये गुजरात में है आप जानते हैं, और ये जंगली गधा के लिए, तो यहाँ पर जो जंगली गधा है उसी का संरक्षण होता है कच्छ के रण में। सबसे बड़ा अभ्यारण्य यहीं पर है, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। काजीरंगा आप जानते हैं, काजीरंगा असम में है। यहाँ पर एक सींग वाला गैड़ा, ये देखिए, तो काजीरंगा में एक सींग वाले जो है गैड़े, इसका होता है जल्दापाड़ा, ये असम में है काजीरंगा, जल्दापाड़ा, ये पश्चिम बंगाल में है, ये देखिए, और यहाँ भी सेम यही एक सींग वाले गैड़े का संरक्षण। ये कुछ पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ढांची गांव ये जम्मू एंड कश्मीर में है देखिएगा। यहाँ पर हंगुल, ये देखिएगा हंगुल कही देखिए सफ़ेद भालू, तो ये इसलिए कहते हैं ये कभी मिलाने के लिए आ सकता है, ठीक, इसलिए ये 2 4 5 10 जाने रहिए, ठीक, जो किसी विशेष के लिए फेमस है। गिर आप जानते हैं, गिर गुजरात में है, गिर एशियाई शेर, ये देखिए अभ्यारण्य नेशनल पार्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे मतलब नहीं। आगे देख लेते हैं वन विहार नेशनल पार्क, देखिए वन विहार नेशनल पार्क, ये गुजरात में है, ये एमपी में है। देखिए वन विहार जो नेशनल पार्क है ये सफ़ेद बाघ के लिए, देखिए सफ़ेद बाघ, देखिए सफ़ेद बाघ के लिए। आगे देखते हैं हम लोग रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क, ये राजस्थान में है, देखिएगा नेशनल नाम ही है रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क, ये राजस्थान में है, और ये किसके लिए रहेगा, ये ऊंट के लिए। तो ये देखिए हमें 7 ऐसे देखिए क्षेत्र देखिए जो किसी किसी के लिए फेमस हैं, और भी लेकिन ये इनके लिए स्पेशल फेमस, ऐसा नहीं केवल यही भी हो, केवल इनके लिए स्पेशल फेमस हैं। उसके बाद और देखते हैं हम लोग केवलादेव, देखिए ये पूछा केवलादेव पक्षी विहार है, बहुत सारी पक्षियाँ आती हैं। केवलादेव पक्षी विहार अगर आप लोग देखेंगे, ये केवलादेव पक्षी विहार ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है, लेकिन यहाँ पर साइबेरियन क्रेन
जो आती है उसके लिए ये फेमस है। केवलादेव पक्षी विहार पूछ सकता है किसके लिए फेमस है, साइबेरियन क्रेन के लिए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कभी जब आप जब देहरादून की तरफ जाएंगे नहीं तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान होगा, और ये देखिए उत्तराखंड में है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे हाथी मिलते हैं, लिखा रहेगा हाथी संरक्षित क्षेत्र। ये तो ये देखिएगा आपका हाथी के लिए हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन उद्यान, देखिए एक नाम है ग्रेट हिमालयन उद्यान। ग्रेट हिमालयन ये उद्यान, ये एचपी हिमाचल प्रदेश में है। और ये कस्तूरी मृग के लिए है, उसके संरक्षण के लिए ग्रेट हिमालयन उद्यान में हो जाएगा भाई। देख कस्तूरी मृग उसके लिए हो जाएगा। मरुभूमि राजस्थान, मरुभूमि उद्यान, मरुभूमि उद्यान ये राजस्थान में है। और ये देखिए वहाँ पे पक्षी सोहिनी पक्षी, उसके लिए है सोहिनी पक्षी। ये देखिए उसके बाद हम लोग अगर देखें मरुभूमि के बाद क्लोलाडियो उद्यान, ये देखिए भी राजस्थान में है। क्लोलाडियो उद्यान ये भी राजस्थान में है। और ये भी साइबेरियन, ये फेमस है साइबेरियन क्रेन के लिए आपका। ये देखिएगा आपके 12 हो गए, कितने बताइए 10-15 है। देखिए इनको जरूर पढ़े रहिएगा, बाकी तो आपको जानना ही है, लेकिन ये जो है आपके इससे कम से कम ये होगा कि जो कोई सवाल बनेगा आप जवाब दे देंगे। सुल्तानपुर उद्यान, आपको पता होगा सुल्तानपुर उद्यान हरियाणा में है। सुल्तानपुर उद्यान हरियाणा, ये देखिएगा। और ये फेमस है सुल्तानपुर अपने आपका सारस क्रेन के लिए। ये सारस क्रेन के इसके संरक्षण के लिए फेमस सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य बहुत बड़ा वहाँ पर हरियाणा में, चंडीगढ़ के क्षेत्र की तरफ। चिल्का अभ्यारण्य देखिएगा, अब ये चिल्का पढ़ा आप लोगों को, चिल्का एक चिल्का अभ्यारण्य है, चिल्का झील के पास में उड़ीसा में। और ये जानते पसंद किसके लिए फेमस है, फ्लेमिंगो चिड़िया के लिए। फ्लेमिंगो चिड़िया उसके लिए फेमस है, तो फ्लेमिंग चिड़िया उसके लिए फेमस है। और आप देखिएगा भाई एक और आपका रंगनथिट्टू कर्नाटक में है, पक्षी विहार है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार कर्नाटक, बहुत पूछा जाता है, ये कर्नाटक में है। ये देखो नागराज पक्षी के लिए फेमस है लोकल का, उसके संरक्षण के लिए। तो ये आप समझ सकते हैं, ये मैंने आपको जो बता दिए हैं 15, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण ऐसे हैं जो किसी खास विशेष प्रजाति के लिए फेमस है। मैंने इसी तरह आपको देखिए बताया था आपको बायोस्फीयर रीजन में 8-10 की जो किसी फेमस किसी के लिए फेमस, तो ऐसे इनको भी जाने रहिए। कभी स्पेशल सवाल पूछे तो उसका जवाब दे सकते हैं। अब अभ्यारण्य हमारे पास 106 हैं, 562 हमारे पास, राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास 106 हैं और अभ्यारण्य हमारे पास 562 हैं। इसकी भी जो लिस्ट है वो हम आपको मैटर में दे देंगे, आप उसको एक बार यही कौन किस राज्य में है, सबसे बड़ा आप जान चुके, सबसे पुराना जान चुके हो, सब आप जान ही चुके हो, ठीक है ना। और उसके बाद कि अंतर क्या है, लगभग में 10-12 बेसिक अंतर बता दें। एक बार आप पढ़ेंगे तो अब नॉर्मल समझिएगा, बहुत बेसिक बात जो समझिए कि जो राष्ट्रीय उद्यान हैं ये वहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश है, जो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ का जंगल, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की झीलें, वहाँ के पहाड़, जो भी वहाँ की फेमस, उन सब को संरक्षित करना। जब आप पूरे प्राकृतिक परिवेश को, पूरे प्राकृतिक आवास को संरक्षित करेंगे, वहाँ पर सभी जीव जंतु वनस्पति अपने आप शामिल हो जाएंगे। और अगर वहाँ हम लोग देखेंगे तो वहाँ किसी प्रजाति विशेष का, चाहे वो जीव जंतु की हो चाहे वनस्पतियों की हो, वहाँ किसी प्रजाति विशेष का संरक्षण किया जाता है। तो वहाँ पर उद्देश्य है किसी प्रजाति विशेष का संरक्षण करना, और यहाँ पर उद्देश्य पूरे प्राकृतिक परिवेश का संरक्षण करना। यानी ये आवास आधारित संकल्पना है और वो आपका प्रजाति आधारित संकल्पना। मैंने बेसिक बहुत बड़ा अंतर बताया था जो मैंने आपको समझा दिया था। इसका उद्देश्य है कि नेशनल राष्ट्रीय उद्यान हो, यहाँ पर लोग आएँ,
प्राकृतिक सुंदरता को देखें, पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, उनके प्रति जिम्मेदार हों, उनके प्रति के अंदर संरक्षण की भावना आए, वो कैसे पर्यावरण का ट्रेनिंग किया जाता है, प्रशिक्षण उसको देखें। यानी ये सारी भावनाओं का उद्देश्य, मतलब इन सभी भावनाओं या इनके उद्देश्य में सभी भावनाएं निहित होती हैं जो आपका नेशनल पार्क में। इससे नेशनल पार्क में लोगों की संख्या आने जाने की अधिक रहती है। अभ्यारण्य जो कि किसी प्रजाति विशेष के लिए कभी कभी ये होता है कि जब कोई मान लीजिए केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, उसमें किसी 2-4 महीने ही पक्षी आएंगे, तो उसी समय वो खुलेगा, बाकी समय और बंद रहता है। तो प्रायः जो अभ्यारण्य होते हैं उनमें जो है लोगों के आवागमन कम होता है नेशनल पार्क की तुलना में। नेशनल पार्क में कुछ आनंददायी सुविधाएं भी दी जाती है जो हम मानवीय हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसके आसपास अन्य एरिया में देखिएगा रहने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए पार्क वार्क सब डेवलपमेंट हो जाता है, या होटल या बच्चों के लिए, ताकि लोग आए जाएं, कुछ आनंददायी गतिविधियाँ भी बनी रहें। अभ्यारण्य में प्राय इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। तो ये सब चीज़ें बेसिक अंतर मैंने आपको बताया। सारे अंतर देखिए, यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतः मना है, वहाँ कुछ मानवीय हस्तक्षेप सीमित है। मैंने अंतर आपको बेसिक बता दिया था, ठीक है। तो ये हम लोगों का अंतर है। तो पूरे अंतरों को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। फिर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए थे कुल कहाँ किस राज्य, इसमें कई बार पूछेगा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में रट डालिए आप। सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। सबसे पुराना कौन है? वहाँ मैंने बताया था हेली या जिम कॉर्बेट है, यहाँ वेदांतिगल है। सबसे बड़ा कौन है? वहाँ हेमिस है, यहाँ पर भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। छोटा कौन? साउथ बटन है, यहाँ पे राला मंडल। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ एकदम आप जाने रहिए। इन पर सवाल आए तो सीधा आंसर दे दीजिएगा, एक बड़ा सीधा पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। अब जिम कॉर्बेट पार्क नहीं, कभी हेली लिखा तो हेली आंसर कर दीजिएगा, मैंने बताया था आपको, ये हो जाएगा। बाकी उसके बाद 106 जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से कुछ हम लोगों ने 15 पढ़े थे जो किसी विशेष संरक्षण के लिए फेमस हैं। अगर ऐसा आ जाए, रंगनथिट्टू नागराज पक्षी पढ़ा आप लोगों ने, अभी सुल्तानपुर पढ़ा आप लोगों ने, तो सारस क्रेन के लिए, आपका केवलादेव साइबेरियन क्रेन के लिए। तो कभी इस तरह अंतर आ जाए, 2-4 नाम दे दे कौन किसके संरक्षण की फेमस, तो ये भी आप जाने रहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यानी कि अंतर के बाद जो 12-15 हमने इनको जाने रहिए। फिर 106 को एक बार जरूर रिपीट करें। नेशनल पार्क को आप जरूर जानिए, और उसका अभ्यारण्य में जो वर्तमान में प्रचलन में हो, किसी खास के लिए जाने, उनको भी आपको जानना है, तब जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो जो हमारा वेजिटेशन, ये सही कि पर्यावरण का टॉपिक है। जब ये लोग आप लोग इन्वायरमेंट टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक, खुद अपने आप में 25-30-40 वीडियो में वो इन्वायरमेंट खत्म होता है। ये तो केवल मैंने इसलिए बता दिया कि आप जब एग्जाम अभी देने जाओगे तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं, खासकर बायोस्फीयर रीजन पर, नेशनल पार्क पर, अभ्यारण्य पर, मैंग्रोव पर, आपका आर्द्र भूमियों पर। कभी कभी पर्यावरण के नाम पर इन्हीं सवाल पूछ के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया कि आप कम से कम एटलीस्ट वेजिटेशन के नाम पे टॉपिक पढ़े रहिए। वरना वेजिटेशन में नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रीजन, आर्द्र भूमि और प्रवाल वाल कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। पर हम लोगों ने इसलिए जिससे भले 4-5 वीडियो हमारे एक्स्ट्रा हो गए हैं, पर ये सारे टॉपिक आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। वहाँ तो पूछा जाएगा कि आपने भूगोल पढ़ के आए, पर्यावरण पढ़ के आए हैं, कि आपका किसका टॉपिक है, कुछ नहीं। वो तो सवाल आया, अगर आपने सवाल सही कर दिया तो आपकी मेरिट बढ़ रही है, अगर सवाल गलत हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गए, अब जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम लोग प्योर जॉर्फिन। फिर वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। और उस एग्रीकल्चर में भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या हैं, फिर कृषि के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, फिर महत्वपूर्ण फसलें पढ़ेंगे, उनकी प्रजातियां पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ पशुपालन देखेंगे, फिर महत्वपूर्ण आपका एग्रीकल्चर संबंधित संस्थान देखेंगे, हरित क्रांति देखेंगे, द्वितीय हरित क्रांति देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण और क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे। तब एग्रीकल्चर हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग परिवहन है, ऊर्जा है, और उसके बाद खनिज है, और अंत में जनजातियाँ थी, उद्योग और जनजाति, ये कुछ टॉपिक हमारे बचेंगे। तो अब ये लगातार टॉपिक सारे थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक इसलिए कि आप इनको पढ़ते कम, बाकी सारे टॉपिक हैं बहुत आसान। एग्रीकल्चर में आप प्रायः जो है खरीफ रबी जायद छोड़ के निकल जाते नहीं। अब हमको अच्छे से पढ़ना है, कौन एग्रीकल्चर के लिए कौन सी मिट्टी, कौन सी प्रजाति, किसकी कौन प्रजाति है, कल्याण सोना किसकी है, सोनालिका किसकी है, ये सारी प्रजातियाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। पशुपालन में भी पढ़ना पड़ेगा, कौन बकरी की प्रजाति है, कौन जो है भैंस की प्रजाति है, कौन गाय की प्रजातियाँ हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम में सवाल थोड़ा अब इस तरह के आ रहे हैं। तो हम लोग मतलब एग्रीकल्चर पशुपालन पढ़ेंगे, परिवहन है, फिर उसके हम लोग संसाधन में आ जाएंगे, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन पढ़ लेंगे, फिर उद्योग पढ़ लेंगे, फिर जनजातियाँ, मतलब तब हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में एग्रीकल्चर की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग भारतीय कृषि की विशेषताएँ पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसी से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।